me just first give you a gist of what Nirmala Sitharaman said today. She said that the government has four priorities in 2022 and 2023 financial year. First is PM Gati Shakti, which is a consolidated platform where the infrastructure projects of different ministries will be coordinated. Then the priority is also inclusive development, productivity enhancement, and investment, sunrise opportunities, energy transition, climate action, and of investment. She also said that 400 Vande Bharat trains will be launched this year. There will be classes, TV channels, particularly for each classes between 1st to 12th, and several other such plans, policies have been introduced in this budget. So let us straight away go to Mr. Anand Vardhan Singh, Chief Editor of The Public. Let us hear from him. आनंद जी, आपको क्या लगता है, एक तो ये बजट पेश हुआ है ऐसे समय में जबकि इलेक्शंस जो है, वोटिंग जो है अभी कुछ दिनों बाद होने वाली है, आपको क्या लगता है कि ये बजट जो है वो इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए प्रेजेंट किया था या फिर एक इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए प्रेजेंट किया था? नहीं, थैंकफुली एक तो मैं पहला अपना रिएक्शन बता दूं, मुझे ऐसी उम्मीद थी क्योंकि जो सरकार अभी प्रेजेंटली है, ये सरकार केवल इलेक्शन को ही देख के अपनी सारी पॉलिसीज बनाती है, मतलब इलेक्शन को से ही सारी चीजें ड्राइव होती हैं। तो थैंकफुली आई मस्ट से कि कम से कम बजट में इलेक्शन का फुटप्रिंट नहीं दिखाई देता है। ये बजट अगर इलेक्शन नहीं भी होता तो इसी के आसपास ही कोई बजट होता, क्योंकि जिसको कहते हैं ना, लोक लुभावनी चीजें, बहुत चीजें नहीं बोली गई हैं। लंबा बजट था। और अभी हाल के दिनों में क्या हो गया है कि जब से इन्होंने इंटीग्रेट किया है रेलवे को और जनरल बजट को एक साथ, एक 4-5 साल से बजट बहुत आसान नहीं रह गया है किसी भी व्यक्ति के समझने के लिए, क्योंकि पहले चीजें स्टैंडर्ड होती थी, अलग अलग हेड्स में बताई जाती थी। अब आप एक जनरल पूरा बोल देते हैं, जैसे आपने पूरा बोल दिया कि 39 लाख करोड़ का बजट है। अब उसमें आपने अलग अलग नहीं बताया कितना, जैसे पहले बताया जाता था कि एजुकेशन के उसमें इतना, डिफेंस में इतना, हेल्थ में इतना, आप जनरल चीजें बोल देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बजट का जो बेसिक चीज है वो आपके पास, हालांकि आपने इसमें गाइडिंग प्रिंसिपल ये बताया है, एंड वन ऑफ द थिंग इज कि हम टेंडरिंग को और ट्रांसपेरेंट करेंगे। लेकिन आपने जब ये बात आप बता रहे हैं तो इसी को आपने, मतलब ट्रांसपेरेंट से बहुत कम है, ज्यादा चीजें बताई नहीं गई हैं बजट में। अब वो जब फाइनेंशियल बिल पूरा आएगा उसमें फिर पढ़ना होगा, उसमें पढ़ के आप आदमी बता सकता है। लेकिन पहले जो एक आम आदमी इसको सुनता था, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि जो टीवी देखते रहते हैं, जो बजट देखते रहते हैं, जो एक साथ में मार्केट को देख रहे होते हैं, उनका वो सब ज्यादातर टैक्स पेयर्स होते हैं। ये गांव का आदमी, जो गांव का किसान है, वो बजट नहीं देख रहा है, उसको इससे बहुत मतलब भी नहीं है कि आपने क्या क्या किया है। तो मैं एक चीज ये भी कहूंगा कि जो आम आदमी है वो हर साल बड़ी उस नजर से देखता है कि शायद इस बार कुछ होगा। ये 9वें साल भी टैक्स का जो स्लैब है जस का तस है, वो बिल्कुल हिला नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पिछले 8 साल में या 9 साल में आप एक तरफ कहते हैं कि ग्रोथ हो रही है, एक तरफ आप कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, एक तरफ ये भी मानते हैं कि लोगों की इनकम्स बढ़ी हैं, तो टैक्स स्लैब को वैसे ही ना छूना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जाती है एक जो टैक्स पेयर है। मैं फिर बात कर रहा हूं, देश के इकोनॉमी में एक ओवरऑल, उसमें किसान अलग है, वो अलग है, लेकिन जो कम से कम टैक्स दे रहे हैं, और खास करके मिडिल इनकम ग्रुप वाले या लोअर इनकम ग्रुप वाले जो भी टैक्स दे रहे हैं, उनके साथ थोड़ा ये हार्श है, क्योंकि उनको पिछले 9 साल से टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं मिली है। और खुद ही एडमिटेड है कि देयर इज सरकार कहती है ग्रोथ हो रही है, सरकार कहती है इन्फ्लेशन है, ये सारी चीजें हैं। तो ऑन द फेस ऑफ इट इज नॉट an election budget. Akhilesh sir, what do you feel about this budget? Your first reaction? Very disappointed. We were discussing, in fact, will it be a booster budget? What do you think about that? It is not a booster. It is not a booster budget. It is not a booster budget. If you permit me, I have my reasons to say that. Yes. Aarti, we were discussing, and I had spoken that what do I expect from a budget? The first thing I expect from a budget is that there are some short-term
issues facing the country and the economy, and you need to address them. The second thing I said is there should be a medium-term strategy for the country and for the economy. And the third is we need a vision for the economy. So a budget to me has to have three statements in it. One is what is to be immediately done. Second is what should be a strategy. And third is what is the vision we are talking about. All that I can see in this budget is a vision without getting into what are the specifics. So a lot of big statements have been made of we will do this, we will do that, etc. But the specifics are missing. And that's where it comes. What has been missed out from this budget primarily is addressing those issues which are hurting the economy today. And I'll repeat, what are those issues which are hurting the economy? Unemployment is a big problem. Inflation is a big problem. Because of unemployment and inflation, consumer spending is a big problem. Private sector is not willing to invest in the country. They are sitting on the fence. And of course, the MSME sector is struggling. For all of them, I would have expected some kind of immediate measures to give relief to them, such that they build up into a strategy of growth in the medium term, and then you need a big vision. So the budget started with a 25-year vision from 75 to 100. I don't know whether that vision is going to be executed in the first 5 years or in the last 5 years of the 25-year period. I think we also have with us former general manager of Integrated Coach Factory, Sudhanshu Maniji. 400 Vande Bharat trains have been announced in this particular budget. Railway budget, as Mr. Anandvardhan rightly said, was combined with budget during the Modi government's time. Has it made things simpler or has it made things complicated? Because earlier it was said कि एक middle class के लिए railway काफी एक important transport medium है, तो railway budget जो है ये एक अलग से पेश किया जाता था. Separation of railway budget from the main budget. So this has had, there are two views in it. First of all, earlier the railway budget as a fraction of the main budget used to be larger. This has become much smaller. So there was a case why have a separate budget for railways when it was hardly in the range of 2 lakh crores or so. But there was a reason why the separate budget was used. I'll not go too much into that because it's become a matter of fact. What it has done is that it has made railways more complacent. पहले railway को dividend देना रहता था on investment by the central government, और dividend कभी differ भी होता था. अब as a part of the main budget, आप एक बड़ा huge amount अपनी deficit पूरा करने के लिए government आपको दे रही है, और आपको you are complacent कि वो मिल जाएगा, इसलिए railway की bottom line का कोई concept बचा ही नहीं. उस पे मैं अभी आता हूं. नॉर्मली कोई भी बजट में 2-3 भार्गव साहब ने अभी बताया, थोड़ा सा वही बात कह लूं कि इट शुड स्टार्ट विद अ विजन, और विजन के साथ आपकी पॉलिसी और प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स एंड ऑल, दे शुड फॉलो दैट विजन. एंड द अनाउंसमेंट शुड नॉट बी हाइप. It should flow out of that vision and there should be a clear roadmap. आप 10-15 साल की बात करो, हर साल करते जाओ, फिर भूलते जाओ, उसका कोई फायदा नहीं होता. और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है जो एक्चुअल नंबर्स, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ बजट. तो मैं रेलवे पे अगर बात करूं तो पहले मैं नंबर्स की बात करूंगा. पिछले 2 साल से ऑपरेटिंग रेशियो यानी कि एक्सपेंस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, वर्किंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय ग्रॉस रेवेन्यू, रेलवे का 90 से 95 के बीच में रहता था. ये पिछले 2 साल से 100 से ऊपर चला गया है. 1920 में 115 और लास्ट ईयर 131. ये अलग बात है कि सरकार ने उसको दिखाया 100 के नीचे है, बिकॉज आप जो पेंशन में कंट्रीब्यूशन देते थे वो आपने बोरोइंग से या गवर्नमेंट के बजटरी सपोर्ट से दे दिया, अपने रेवेन्यू से नहीं दिया. तो ये तो अपने को एक खुश रखने की बात है, असलियत से बहुत दूर है. इस साल के नंबर्स अभी मैंने नहीं देखे हैं जो बजट पेपर में आए होंगे, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि इस साल भी ये नंबर बेस्ड ऑन द रेवेन्यूज
revenue is not going to be more than 1.9 lakh crores, जबकि इन्होंने प्रोजेक्ट किया था 2.17 लाख crores, और एक्सपेंडिचर जो कि प्रोजेक्ट किया था 2.08 लाख crores, वो भी उससे ज्यादा होने वाला है, दैट इंक्लूडेड पेंशन। तो ये इस बार फिर जस्ट टू कीप ऑपरेटिंग रेशियो बिलो 100, ये लगता है कि पेंशन को रेवेन्यू से मीट नहीं करेंगे एंड दे विल कीप इट अंडर 100। ऑफ कोर्स आई डोंट नो व्हाट दे हैव डन। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ऑपरेटिंग रेशियो इज अ मेजर ऑफ योर फाइनेंशियल हेल्थ, बेसिक फाइनेंशियल हेल्थ, और अगर आप उसके साथ फजिंग करो, उसको ऑब्फस्केट करो, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। सो इसका कोई विजन मुझे स्पीच में नहीं दिखा। हालांकि रेलवे पे शायद 2-4 पैराग्राफ ही रहे होंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू रेलवे के लिए है कि सेल्फ सस्टेनिंग कब बनेगी रेलवे, अदरवाइज इट विल बिकम अनदर एयर इंडिया। आज रेलवे का आउटस्टैंडिंग जो है वो डेट करीब 4 लाख करोड़ से भी ऊपर है, और इंटरेस्ट बर्डन अब शुरू होने वाला है, बिकॉज बहुत दिन तक मॉरेटोरियम था। आप कैपिटल में बहुत खर्चा किए जा रहे हो। पिछले साल हाईएस्ट 1.5 लाख करोड़ आपने खर्चा किया फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका रेवेन्यू ही उसी रेंज में है। तो इस पे भी कोई मुझे बात नजर नहीं आई। अब नंबर्स में देखूंगा तो समझ में आएगा, बट दैट इज डिसअपॉइंटिंग बिकॉज द बजट इन दिस मेन स्पीच दे शुड हैव फर्स्ट टॉक्ड ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ रेलवेज, because we don't want to see that 4-5 years from now एयर इंडिया का घाटा 27 करोड़ था तो आपको उसे बेचना पड़ा। रेलवे का 5 साल बाद शायद 200-250 करोड़ पर डे हो जाएगा अगर ऐसे ही चीजें चलती रही। ये एक बात हुई। अब रहा अनाउंसमेंट, तो अनाउंसमेंट में इन्होंने 2-3 अनाउंसमेंट, एक तो गति शक्ति से रिलेटेड बड़े अनाउंसमेंट थे, उसमें रेलवे का भी पार्ट है, वो एक अच्छी चीज है और इन्होंने एक्सपैंड किया है और इसके बारे में 3-4 महीने से बात हो रही है। तो कोई ऐसी कोई बड़ी नई चीज उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं कही, वैसे इनिशिएटिव अच्छा है। एक इन्होंने कहा है 100 इंटरमोडल कार्गो टर्मिनल सेटअप किए जाएंगे, दैट इज आल्सो अ गुड मूव बिकॉज in spite of all the negativity, let me tell you that earnings of railways, especially in freight, this year has increased by 15 to 20% over 2 years back, pre-COVID level. So that's a good sign. एक announcement, because you started with that, was 400 वंदे भारत trains. So अब इसके बारे में तो मैं यही कहूंगा कि भाई intention seems to be very good, and as the creator I feel very very happy, but we have to keep in mind that पिछले 3.25 साल में एक भी नहीं बनी है। अब जो 2 बन गई उसके बाद, और अगले 3 साल में 400। So why make such hype? I mean ये 400 बन ही नहीं सकती 3 साल में। So we are happy। जब प्राइम मिनिस्टर ने 75 की बात की तो उससे ही हम लोग खुश थे। तो I don't know why make such announcements which will be very difficult to realize. अगर realize हो जाए तो I'll be the happiest person, but I think it will be very difficult. But the intention seems to be good, and I'm happy about that. ये जो बजट दिख रहा है सुधांशु जी, अखिलेश सर से भी मैं ये सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। ये बजट चलो ये जो 5 राज्यों में चुनाव है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या इस बजट को ये कहा जा सकता है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसके लिए इस बजट को बनाया गया है? मैं इतना कहूंगा कि देखिए, लोग, हालांकि आनंद ने कहा कि इनकम टैक्स पे ही भी बड़ा स्मॉल परसेंटेज है, लेकिन उससे वाइब्स एक बनता है और एक फील गुड आता है उससे, तो वो उसमें कोई अनाउंसमेंट नहीं है। मेरी अपनी रीडिंग है कि ये लॉन्ग ओवरड्यू है, लेकिन वो उसके नहीं होने का मुझे पर्पस लगता है कि ये जैसे जैसे 2024 के पास आएंगे तब शायद वो कंट्री वाइड उसका बेनिफिट लेने के लिए तब अनाउंसमेंट होगा, इस साल तो नहीं है। और आपका ये सवाल था कि इलेक्शन से पे, मुझे भी नहीं लगता कि इस इलेक्शन को माइंड में रख के कोई अनाउंसमेंट इन्होंने किया है, और जैसा विजन की बात है ऐसा कोई मेजर रिफॉर्म या मेजर शिफ्ट इन पॉलिसी या मेजर इनिशिएटिव कुछ ऐसा खास दिखा नहीं इस बजट में। मैं जस्ट टू ऐड अ वेरी स्मॉल एडिशन, ये जो इनकम टैक्स की हम लोग बात कर रहे हैं ना, पहले कम से कम एक्नॉलेज किया जाता था कि ये है, हम बढ़ा नहीं रहे हैं और इन कारणों से नहीं बढ़ा रहे हैं, हम आगे कुछ ऐसे कर। इस बार उन्होंने आपको तवज्जो ही नहीं दी है, जिसको कहते हैं मतलब यू डोंट एग्जिस्ट। मेरा कहना यह है कि आप आज तक का बजट उठा के देख लें, they have not increased, but they have mentioned at least कि हम ये नहीं, हम आगे करेंगे, इस बार ऐसा था। इस बार उन्होंने बिल्कुल उसको कहा है कि इसकी बात भी मत करो। अखिलेश जी will be in a better position to reply on that.
Yes. Anand ji, let me add to what you are saying. इनकम टैक्स के जैसे अनाउंसमेंट्स हुए और मैं बजट स्पीच ऑफ कोर्स देख रहा था. माय टीम ऑफ कोर्स केम टू मी आफ्टर दैट, सर हाइलाइट्स क्या हैं. तो मैंने उनको ये कहा कि जो मैडम ने अनाउंस किए हैं अनाउंसमेंट्स, अगर हम एक्चुअल बजट देखेंगे बाद में तो पता चलेगा कि उससे कहीं ज्यादा अनाउंसमेंट्स हुए हैं. और जो इनकम टैक्स में तकलीफदायक या अनपॉपुलर अनाउंसमेंट्स होते हैं वो अनाउंस नहीं किए जाते हैं. ये हमने पिछले अभी 2-3 साल से ट्रेंड देखी है कि जो अनाउंसमेंट्स होते हैं वो पॉपुलिस्ट होते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के अमेंडमेंट्स वगैरह या उस प्रकार की स्कीम्स, but those which are not popular or those which are going to make you feel that array act has now become more complicated, they are generally bypassed in the speech. And speech के अलावा तो हम जैसे काफी कम लोग हैं जो बजट को अच्छी तरह से देखते हैं क्योंकि वो हमारा प्रोफेशन है. हम जब स्पीच और उसके कंटेंट्स को देखते हैं तो पता चलता है कि उन दोनों में बहुत फर्क है और कई सारे ऐसे अमेंडमेंट्स आ गए हैं जो टैक्स पेयर के एंगल से they don't seem to be very good. That is one point. The second thing where I add to what you're saying, Anand ji, is if I have to give another tag to this budget, it is heavy on intent and low on content. So big announcements are made, specifics are missing. We don't even know where are the announcements going to head. We don't even know whether those announcements are meant for this current financial year or they are meant for the next 5 years or 3 years or 10 years. We don't even know that. मुझे याद है लास्ट ईयर के बजट में भारी फिगर्स अनाउंस हुए थे एक स्कीम के बाद दूसरी स्कीम. आप उनको अगर पढ़ते तो पता चलता है कि वो तो 5 साल का फिगर इस साल में अनाउंस कर दिया है. तो ये जो हेवी ऑन इंटेंट एंड लो ऑन कंटेंट वाला सिलसिला है उसके कारण होता यह है कि ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन साइड does not really become what is being declared to be. So from sheer drafting and presentation perspective, it becomes very misleading, Anand ji. Yes, just one more thing because Akhilesh ji, you are in the best position to answer. I'm talking of मेरा रोजमर्रा का जो एक्सपीरियंस है, एक मिडिल क्लास हम लोग we all have our account in a public sector bank. I go to a public sector bank, वो कहता है कि नहीं सर्वर डाउन है, पासबुक cannot be updated. And now you are talking of a digital and you are talking of a digital, what this digital rupee is going to be. क्योंकि ये कुछ बड़े आदमियों का मुझे लग रहा है कि बड़े आदमियों के लिए ये देश हो गया है, वो कुछ डिजिटल रूपी वही समझेंगे और वही करेंगे. Because even if my passbook you cannot update and you are now talking of you want me to live in a digital regime. Anand ji, I'll tell you the confusion which is coming even more. The central bank digital currency, CBDC as we call it, is the digital currency जो रिजर्व बैंक इंट्रोड्यूस करेगा. अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आज हमारे इतने सारे पेमेंट ई पेमेंट हो जाते हैं, आप यानी राइट अप टू योर फोन लेवल आप गूगल पे कर देते हैं, पेटीएम कर देते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस टुडे आर हैपनिंग विदाउट एनी करेंसी. तो what role is digital currency really going to play is the question. Are you just trying to say that we are looking modern and now we are going to have blockchain based currency? Is that what you're trying to say? Because where is Paytm not going to do what your digital currency is going to do, or where is your e-payment going to do something with digital currency is, on a different platform. तो सबसे पहले issue तो ये आ रहा है. Related to that is we have to read digital currency introduction along with जो क्रिप्टो के ऊपर उन्होंने टैक्स का मेजर लेके आए हैं. आनंद जी, if you will note, पिछले साल इन्होंने अनाउंस किया था पिछले साल के बजट में that they are going to come up with a crypto law. वो नहीं आई. फिर विंटर सेशन में अनाउंस किया था उसके पहले that we are going to come up with a crypto law. फिर वापस नहीं आया. फिर ये उम्मीद थी कि शायद इस बजट में आएगा, और इस बजट में what have they got? They have announced that any crypto transaction will be taxed at a flat rate of 30%, whatever gains you make out of it. आपको और कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपने सिर्फ जो क्रिप्टो कॉस्ट ऑफ परचेज है उसका डिडक्शन मिलेगा. It will be taxed, the gain will be taxed straight at 30%. In other words, you are not coming up with a law for crypto, so you have gone back on your word, you have only created more confusion, and in a way you are legitimizing crypto in the country, because now you are going to tax it. आप लॉ लाने वाले थे, वो लाई नहीं है, और आप एक इनकम टैक्स का क्लैरिफिकेशन ले आए कि भाई आपका क्रिप्टो हम 30% पे टैक्स करेंगे. That has to be read with the CBDC because Reserve Bank was always against crypto. तो शायद Reserve Bank को प्लीज करने के लिए उन्होंने ये क्रिप्टो टैक्स ले आए हैं. The question comes is, why does the government not have the guts to come up with a law on crypto? Some of my friends in politics and journalists like senior journalists like you, Anand ji,
they sometimes comment कि शायद मंत्रियों का इतना पैसा क्रिप्टो में पड़ा है कि लॉ उसको बैन करने की ताकत नहीं है सरकार में. We really don't know the reason. This is a very speculative statement. But I only have one question. Why is it that 3 times you had announced that you're going to come out with a crypto law and you never came? And this time you have come up with a tax on crypto. So this is all ad hocism according to me. So adding to it, I think Sudhanshu ji has some points. Yeah, obviously there is a lot of hype in every area. If you go repetitive announcements, नए announcement के अलावा वही चीजें बार बार बोल के, I don't know why we do that, but उसके आप डेप्थ में जाइए तो आपको पता लगेगा कि कोई ऐसी खास नई चीज नहीं है. But there are 2 things which I want to flag, which seem to be encouraging. India is a one of the largest importer of defense equipment. We all know that. इसकी तरफ गवर्नमेंट का स्ट्रेस रहा है आत्मनिर्भर के अंडर and otherwise. And the announcement this year is that the 68% of the procurement would be done from domestic industry in 22-23, and 25% of the budget, R&D budget, would be in association with the private sector. This, to my mind, is a good step. अगर ये defense procurement indigenous companies से या indigenous sources से या अपनी ordnance factories से is going up to the 68% of total procurement, I would say it's a good sign. And another thing that I want to say is about ground reality कितनी है, I don't know, but my anecdotal knowledge says that there is some reality in it, is that there's a lot of stress on housing for low income groups. They're talking of 80 lakh houses this year and 48,000 crores earmarked for that program. In the long run, 8.7 crore housing, as if I heard correctly. So I would place these 2 things as a good announcement and good progress. Sudhanshu ji, I have one clarification for you on this. Indigenous defense acquisition and procurement is always good, very nice. I hope it is time bound, but the very fact that that is on their priority list is good. As far as housing budget is concerned, that 80 lakh figure sounds good, but if you come down to the finances, that's an outlay of 48,000 crores. Let me tell you that the backlog in India in investment in housing alone, just housing alone, is over 75 lakh crores. And I'm giving you a conservative figure. So 48,000 does not even make a dip in the entire matter. Anyway, it's good that we have started talking about it. Yeah, but I would assume these are very low value housing, which would be, I mean, the number you're talking about must involve all kinds of housing. No, sir, I'm talking affordable housing. Okay, all right, okay. One fact that was highlighted in the budget speech is that in the month of January 2022, the GST collection of the government was at the highest. It was more than 1,40,000 crores. उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा. कुमार जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं. जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को जो उम्मीद लगाई गई थी 5% का, मुझे लगता है कि कुछ छूट मिली है. कुमार जैन जी, आपका क्या रिएक्शन? आपका माइक बंद है, आप माइक चालू करके बोलिए. We have lost सोनू. नहीं, बड़े अफसोस की बात है कि हमारी सब पूरी आशाओं पे जो हम पैकेज मांग रहे थे, सरकार पैकेज बांट रही थी, उसमें बड़ी निराशा हुई है. और नहीं तो सरकार ने ड्यूटी पे ध्यान दिया, जीएसटी पे ध्यान दिया, कोई टैक्सों पे, टीडीएस टीसीएस टैक्सों पे ध्यान दिया. सिर्फ सरकार ने डायमंड ज्वेलरी जो है उस पे 7% से 5% घटा के किया है. वो भी एक माइनर चीज है. लोग हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोगों की आबादी में हमेशा उनका कंसंट्रेशन गोल्ड पे रहता है. गोल्ड जो है एक ट्रांसपेरेंट बिजनेस है, वहां पे लुका छुपी नहीं रहती. एक छोटे से छोटे बच्चा रहता है, उसको गोल्ड का रेट मालूम रहता है, बाइंग सेलिंग मालूम रहती है, और एक बहुत बड़ी एसेट है. सदियों से लोग इसमें इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, तो सरकार ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया है. और मतलब मिला जुला के हमारा जो जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का जो गोल्ड का बजट है वो निराशाजनक ही बजट रहा है.
आपने क्या उम्मीद लगा के रखी थी, क्या आप लोगों को हम क्या रियायत मिली? सरकार ने वहां पे जो 10% 12% ड्यूटी थी वो घटा के 7% की गई थी। इस बार भी हमने मांग की थी कि भाई जो 7% इंपोर्ट ड्यूटी है उसको घटा के 4% किया जाए। आज इंटरनेशनल मार्केट में जो सोने का भाव है यहाँ से बढ़ के 10,000 रुपया ज्यादा है। इसकी वजह से इंटरनेशनल जो टूरिस्ट आते हैं, जो बायर्स आते हैं, जवेरी बाजार में एक बहुत बड़ा एशिया का हब है और 200 साल पुराना हब है और धूम खरीदारी होती थी। इंपोर्ट ड्यूटी जब 1% 2% थी, लोग आते थे यहाँ पे हस्त काम जो हाथ की कारीगरी है उसकी काम की मास्टरी थी। लगभग 4 लाख कारीगर यहाँ बैठ के काम करते हैं। हिंदुस्तान में 2 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबका मुख्य यही एम था कि भाई सोना जो कोविड में 2 साल में लोग खत्म हो गए, मर गए, सुप्त हो गए, उनकी जो हालत थी वो हालत सुधारने के लिए सरकार कुछ ना कुछ पॉलिसी लाएगी, कुछ टैक्स रियायत करेगी और बिजनेस को प्रमोशन मिलेगा। लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, लोग इतने 2 सालों से काम बंद होने की वजह से कुछ काम नहीं कर पाए। काफी कारीगर गांव भाग गए थे, उनको पैसे देकर, उनको खर्चा देकर यहाँ बुलाया था, विश्वास दिलाया था कि काम आएगा हमारे पास में, लेकिन काम आने की जगह पे सरकार ने कोई पॉलिसी इसमें ऐड की नहीं है। तो थोड़ी निराशा डेफिनेटली हुई है। हम सोच रहे थे कि निर्मला सीतारमण जी लास्ट ईयर के बजट में उन्होंने ड्यूटी घटाई थी, इस बार कुछ जीएसटी का फायदा देंगे, कुछ टैक्स का फायदा होगा या कुछ कहीं भी जाके इसके बारे में ध्यान दिया जाएगा, लेकिन कुछ हमारे लिए एकदम निराशाजनक ही बजट रहा है। ये जीएसटी के वजह से कितनी हैरानी, कितनी परेशानी हो रही है। निर्मला सीतारमण ने तो ये भी कहा कि रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है जीएसटी का। नहीं, ये किससे पूछना है आप? ये प्रश्न किससे पूछना है? कुमार जी से मेरा सवाल है। सवाल वापस कीजिए। कुछ प्रॉब्लम जीएसटी से कितनी परेशानी हो रही है आज भी एक व्यापारी को, और जीएसटी की बात करें तो इस बार निर्मला सीतारमण ने यह कहा कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन हुआ है। बिल्कुल, इससे भी बेटर हो सकता था, इससे भी बहुत बढ़िया कलेक्शन हो सकता था। आज सोने के में 3% जीएसटी है। आज सोने का भाव, उस समय भाव कम था, 20-25 हजार का भाव था, आज 50 हजार सोने का भाव हो चुका है। 3% जीएसटी में मतलब 1500 रुपए आदमी को 50 यानी 10 ग्राम सोना आता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 ग्राम सोने पे उसको 1500 रुपए और ज्यादा बेयर करना पड़ता है। अब हिंदुस्तान में शादियों में मेन सोने की खपत होती है। एक छोटे से छोटा आदमी अपनी बेटी को स्त्री धन के रूप में 50 से 100 ग्राम सोना देता है। 100 ग्राम सोने की वैल्यू 5 लाख रुपए हो गई। अब 5 लाख पे छोटा आदमी कैसे भी बजट बना के अपना काम करता है, उस पर उसको 1500 और देने पड़ते हैं, तो उस आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। और सोना ज्यादा करके रूरल एरिया में बिकता है। मेट्रो सिटी में सोने की इतनी मांग नहीं रहती है। तो रूरल यानी जो सरकार चाहती है कि गरीब लोगों का ऊपर आना हो, तो उसके लिए सरकार को जीएसटी का प्रावधान देना ही पड़ेगा। डेफिनेटली बिजनेस है, लोग काम करते हैं और भी कई सोचते। सोना जो है इस बार रिकॉर्ड में 1150 सोना इंपोर्ट हुआ है। यूजुअली हिंदुस्तान में 850 टन से ज्यादा सोना इंपोर्ट नहीं होता। तो सोने की जो आने वाले समय में मई में मांग है। अब की बार शादियों की बात करें, जो शादी का सबसे पहला मुहूर्त था उसमें 1,54,000 शादियां हुई थी और अब मिड जुलाई तक शादियां हैं। तो सरकार अगर चाहती है कि इससे भी अच्छा रिजल्ट आवे, डेफिनेटली आज गोल्ड का सबसे बड़ा सहयोग है। जेमन ज्वेलरी इंडस्ट्री जो टैक्स भरती है, जीएसटी भरती है, उसमें उनका सबसे बड़ा सहयोग है। टैक्स में भी बड़ा सहयोग है। तो कहीं ना कहीं जाके रियायत होगी तो और ट्रांसपेरेंट आएगी, ज्यादा से ज्यादा लोग अपना जीएसटी में जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो परचेज करने वाले आएंगे वो जीएसटी पे करके अपना काम करेंगे। तो सरकार को इसमें वापस एक बार देखना ही होगा, रिकंसिडर करना होगा। अच्छी बात है, जीएसटी का रिकॉर्ड ब्रेक आया। 1,40,00,000 करोड़ के अमाउंट का कुछ निर्मला जी बजट में पेश कर रही थी, ये अच्छी बात है। इससे भी कई गुना ज्यादा आएगा, लेकिन सरकार को फिर इसको कंसिडर करना होगा। इंपोर्ट ड्यूटी भी घटानी होगी ताकि इंटरनेशनल बायर्स आवे इंडिया में, जीएसटी घटे। गोल्ड को, जेमन ज्वेलरी एक सबसे बड़ा टैक्स पेयर इंडस्ट्री का करीबन मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, लेकिन मैं बताऊं इतना बड़ा अमाउंट है कि आप बड़ी दूसरी इंडस्ट्री की कंपेयर करेंगे तो उस इंडस्ट्री से कई आगे जाता है। तो सरकार को इस बात में डेफिनेटली ध्यान देना था और थोड़ा एक अट्रैक्ट करके लोगों को अट्रैक्ट करना था। जेमन ज्वेलरी में 2 करोड़, मैंने कहा पहले 2 करोड़ लोग हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, तो इस सबका फायदा था, एक इंडस्ट्री का नहीं। इसमें और सारे लोगों का फायदा, कारीगरों का फायदा, मैन्युफैक्चरर का फायदा, होलसेलर का फायदा, बुलियन मर्चेंट का फायदा, कई लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो वापस इसको लोगों को देखना था और लोगों में खुशी होती, उत्साह बढ़ता कि नहीं चलो सरकार ने कुछ फायदा किया, हम काम करें।
आप लोगों की दिक्कतें थी वो हमें बताई। काफी ज्यादा आप लोगों ने उम्मीद लगाई रखी थी, लेकिन उम्मीद पर इस वक्त खरा नहीं उतरा है ये बजट। अखिलेश सर से मेरा यही सवाल है सर, ये जो इंडस्ट्री है जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, क्या लगता है इसको इंसाफ किया गया है पिछले कुछ बजट्स में? आप सिर्फ जेम एंड ज्वेलरी का क्यों पूछ रहे हो, बाकी का भी पूछो। जी बताइए सर, सबका ही बता दीजिए सर। सोनू, ऐसा है कि वित्त मंत्री ने ये एक आउट ऑफ द वे अनाउंसमेंट किया। मैं उनकी स्पीच देख रहा था कि जनवरी में करीब 1,41,000 करोड़, ऑलमोस्ट दैट मच का कलेक्शन हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है। एज अ टैक्स एक्सपर्ट एंड एज अ टैक्स पेयर, आई हैव अ डिफरेंट वे टू लुक एट इट। आप क्यों अपनी कानूनों की सफलता आंकड़ों में देख रहे हैं? Why don't you look at it from the quality of provisions that you have put on us that we have to implement? Why don't you talk about the fact that GST law is being implemented in such a coercive manner, and some of the provisions are so unfair and complicated that it is not a fair deal to the taxpayer? Why are we talking and giving a benchmark of collection? Why don't we talk about the kind of regulation that we are facing? That's the first issue that I have. Let us not try to acclaim that GST is successful only because tax collections have gone up. Let us try to ask the taxpayer, is he a happy taxpayer? The first thing is that. The second is, ask the taxpayer. There are so many provisions which are patently unfair, and the taxpayer has to bear the burden. Let's talk about that. And the most important thing that comes here is, let's be clear, अभी जो दौर आया है, हमारा हर ट्रांजैक्शन, whether you spend, whether you earn, whether you invest, whatever you do, सरकार के पास उसका पूरा डेटा ऑनलाइन आ रहा है, एंड इट इज आई थिंक अखिलेश सर का जो स्क्रीन है वो फ्रीज हो गया। आनंद जी, आप बताइए, ये जो जीएसटी का जो एक इशू है, ये काफी एक ऐसा इशू है कि जो लोगों के लिए काफी खल रहा है। गवर्नमेंट तो हैप्पी है कि बाबा हमारा जीएसटी कलेक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया, लोग हैप्पी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। नहीं आरती जी, इसका दो पक्ष है। देखिए, एक पक्ष ये है कि मैं मान लीजिए आप महाराष्ट्र में रहती हैं, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, को कहें तो इसका एक पक्ष ये है कि मैं एक जीएसटी देता हूँ ऑन एनी गुड्स, जो फिर फाइनली जाके सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करती है। और ये बजट में नहीं था, क्योंकि बजट ने इसको इतना कम बताया है। एक डिस्क्लोजर और चाहिए था, क्योंकि बार बार ये सरकार कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी, वो कह रही है टेंडर में ट्रांसपेरेंसी। सरकार के अपने नियमों में भी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, क्योंकि जीएसटी का एक बहुत बड़ा इशू यह है कि अदर देन द रिकॉर्ड कलेक्शन, यू आर कलेक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, और वो आप उनको कई महीनों तक उनका पैसा नहीं दे रहे हैं। यू आर नॉट पेइंग देयर ड्यू फॉर मंथ्स टुगेदर, दे आर इन अ बैड शेप। तो आपको ये भी बताना चाहिए कि मैंने जनवरी में मान लीजिए 100 रुपया लिया, and my disbursement to the share of the state government is up to date up to November और December और October। क्योंकि अगर आप ये नहीं बता रहे हैं, आप लेते जा रहे हैं पैसा, तो आप पैसा लेके मैं यूपी में रहता हूं, मेरी स्टेट को आप वापस पैसा नहीं दे रहे हैं, तो ये एक प्रोविजन, ये बजट का प्रोविजन नहीं है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं डिस्क्लोजर होना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप पैसा ही नहीं देते हैं, and which is difficult. All the state governments are facing that problem. अखिलेश जी, ये आउट ऑफ, थोड़ा मैं आज बजट से हट के बात कर रहा था, लेकिन अगर जीएसटी का आप डिस्क्लोजर नहीं करेंगे कि वो पैसा, आप 1,41,000 नहीं, आप 11 लाख करोड़ कर लीजिए और अपने पास लेके उसको खर्चा कर डालिए, स्टेट गवर्नमेंट को उनका ड्यूज ना दीजिए, तो व्हाट गुड दिस रिकॉर्ड कलेक्शन इज। मैं एक चीज अखिलेश जी आपसे जल्दी से पूछना चाह रहा था सर। वी ऑल नो कि देर जो, और जिसको शुरू किया था हमारे फिनेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा था कि एजुकेशन में बिकॉज ऑफ द डिस्पैरिटी दैट खास करके गांव में रहने वाले वीकर सेक्शन, एससी एसटी, उन्होंने नाम से कहा था, उन लोगों की बहुत दिक्कत है और उन लोगों को वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाई है जो अर्बन पॉपुलेशन को मिली थी बिकॉज ऑफ दी, आई मीन वी ऑल नो कि आज अर्बन जो शहरों में रह रहे हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस ये सब की सुविधा है। नो, ही हैज स्टार्टेड पीएम ई विद्या, 1 क्लास 1 टीवी चैनल। नो, ये कुछ कहीं और रह के, किसी और दुनिया में रह के इन लोग ये सब प्लान बनाते हैं क्या?
मतलब वीकर सेक्शन SC ST के लिए, क्योंकि उनको नहीं मिल पाया था, तो जो लेवलर है, दैट लेवलर अकॉर्डिंग टू हिम इज 1 क्लास 1 टीवी चैनल, और जो हम सेट टॉप बॉक्स से देंगे। ये क्या मतलब, ये कौन सा देश है भाई? अखिलेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा। सर, ये इकोनॉमिक से ज्यादा पॉलिटिकल इशू है मेरे हिसाब से, बिकॉज अगर इस प्रकार का कोई पॉलिसी, इस प्रकार की कोई पॉलिसी बन रही है, तो क्यों एक आई थिंक उनका डिवाइस जो है वो फिर से फ्रीज हो गया है। मैं इसी से रिलेटेड एक दूसरा भी है, क्योंकि वो प्रश्न भी है, और मैं सुधांशु से ही पूछ लूंगा। मुझे लगता है कि एक उन्होंने नया प्रोविजन किया है पहली बार मेंटल हेल्थ के लिए, हेल्थ टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कुछ थे। मुझे लगता है सबसे पहले अपने मंत्री और अपने उन लोगों को इस मेंटल हेल्थ वाले में भेज देना चाहिए। सुधांशु जी, मैं आपसे पूछूंगा। So without any disrespect to people who have some mental problem, 1.5 घंटे की फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच है, उसमें टेली मेंटल इनिशिएटिव जो भी है ये हेल्थ का, इस पे उन्होंने 1 मिनट लगाया। तो इसके बारे में क्या बताऊं, लेकिन मैं आपसे और अखिलेश जी दोनों से एक चीज पूछना चाहता हूं। समवेयर इन द बजट स्पीच शी लेट इट स्लिप that this would create 60 lakh jobs. Now, one of the biggest problems today in the country is reduction in the income of lower income groups, and substantial reduction over last 3-4 years, and unemployment, which is perhaps, as I keep hearing, is at the lowest today. I mean, the unemployment rate is at the highest. So it's such an important issue for the country. उसका ये एक आपने बोल दिया 60 लाख जॉब नहीं आ जाएंगी, इट इज लॉस्ट इन डेटा, कौन सी आई कौन सी नहीं। व्हाट इज द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ द गवर्नमेंट टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम? बिकॉज आप बजट में अगर पॉलिसी की बातें करते हो, विजन की बात की, ये अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने का आपका क्या विजन है? सरकारी नौकरी तो आप दे नहीं सकते, कितनी दे दोगे? तो आप क्या ऐसा कर रहे हो सारे सेक्टर्स में मिला के दैट पीपल गेट देयर एम्प्लॉयमेंट बैक? आई वुड लाइक टू आस्क आनंद एंड अखिलेश बोथ, what do you think about that? I could not find much about that in the entire budget speech. अखिलेश जी, पहले आप इनको करने से पहले मेरा जरा वो विद्या वाला भी बता दीजिएगा कि मतलब जी। आनंद जी, I will take e-Vidya on a different format. Okay. एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा था कि 5 साल पहले भी भारत में 40 करोड़ जॉब्स थी और आज भी उतनी ही हैं। उसका मतलब ये है कि पिछले 5 साल में हमारे जो ग्रेजुएट्स पैदा हुए हैं उन्हें शायद नौकरी ही नहीं मिली है। अब सबसे बड़ा इशू फिर ये आ जाता है कि अगर मैं 5 साल पहले एक इंजीनियर बन के पास आउट हुआ और 5 साल तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, मतलब एट द एंड ऑफ द 5th ईयर शायद मेरी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही है, या मुझे जो जॉब मिलनी चाहिए थी एज अ फ्रेशली पास आउट इंजीनियर, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इट। तो अगर एजुकेशन की बात करनी है, द बिगेस्ट इशू दैट वी आर फेसिंग टुडे इज लैक ऑफ स्किल्स, एंड because of lack of skills, the employment potential of candidates has gone down, even though they are educated, employed graduates, postgraduates, and beyond. तो अगर ऐसा ही कुछ करना था, I would have wished some kind of attention paid primarily to this issue, which is linked to what Sudhanshu ji said, which is why are you not talking of unemployment? वो तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, which is linked to what you said earlier, Anand ji, कि मेंटल हेल्थ का जो प्रोविजन है, लेट मी टेल यू, इट इज रियली अ बैड सिचुएशन। पिछले 2 सालों में जो एमएसएमई और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का एंटरप्रेन्योर है, उनकी जो मॉनेटरी फाइनेंशियल हेल्थ इतनी बुरी तरह से पिटी है दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम गोइंग ऑन। और उसका सोल्यूशन है, निवारण इसका नहीं है कि आप कोई बजट में प्रोविजन करें, उसका तो एक्चुअल सोल्यूशन ये है कि जॉब्स दीजिए, लाइवलीहुड दीजिए, सबकी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी। Correct. I agree on that, because भाई ये मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं या किसी भी हेल्थ की बात कर रहे हैं, रूट कॉज पे जाइए ना, why you are trying to treat that, go on the cause of why it is happening.
We have a guest, if Aarti Yamin. Yes. मैं एक I think. Yes. इनकी बात से याद आया एक कि ठीक तो करते नहीं बुनियाद हमवार को दे रहे हैं गालियां गिरती हुई दीवार को। मतलब आप दीवार तो गिर रही है उसको गाली दे रहे हैं, दीवार क्यों गिर रही है उस तरफ नहीं जा रहे। तो अगर आपको डिप्रेशन हुआ है तो आपको फोन पे हम बात करके आपको ट्रीट कर देंगे, लेकिन आपको डिप्रेशन क्यों हुआ उसकी बात नहीं करेंगे। सर नौकरियां दीजिए, सबका डिप्रेशन निकल जाएगा। I think we are also joined by Mr. Sunil Shah, is a market expert. Sir, first of all, my question: after this budget, what is the situation of market? Is the market happy with this budget? Well, let me put it this way: there are no negative surprises in the budget, and that makes market happy. Yes, volatility will be there because at these levels we are having a lot of headwinds, far as global cues are concerned, global scenario is concerned. But far as budget is concerned, I think it will be non-event within 48 hours. Yes. And what about this long-term capital gain cap, which they have made it on 15%? Anything? Securities के लिए नहीं है, उसमें देखिए that is for that surcharge, और वो हर एक को उसने एक लेवल पे लेके आए हैं जो 15% के, क्योंकि इसमें सरचार्ज कुछ 37%, that's what the honorable finance minister said. Basically सरचार्ज में ही कुछ वो लेवल पे एक लेवल पे आ गया, ज्यादा नहीं। So Sunil ji, normally, I see the market reaction as a very negative reaction. I'll tell you why. I would have been very happy as a market person if it was a growth budget. If the budget had got initiatives to cure all the ills that we are talking about, if the budget had got a very clear policy by which the fiscal deficit and the state of finances of the government improve, वो सब की तो बात नहीं है। तो मार्केट को इस बात की राहत है कि चलो और नहीं बिगड़ा। ये बात सही है, नहीं है कि सुधार नहीं आया। I mean, they are not looking at it that nothing good came out. They are saying nothing bad came out. That's a very negative perspective. मैंने वही बताया ना कि इतने सारे हेडविंड जो है, तो उसके चलते हुए अंडर द सर्कमस्टेंसेस दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग ग्रेट. The only thing is, yes, the capex they have increased. They have proposed to increase the capex, which end PPP पे थोड़ा सा जोर दिया है. तो if that materialize, then it will result in क्या कहूँगा कि private capex भी होगा और employment generation होगा, demand boost होगा. That is subject to PPP model takeoff. Sir, let me also point out to you, capex जो बढ़ाया है to 7.5 lakh crores. Let's be clear. There is no perceptible increase in receipts going on. So if one expenditure has gone up, it has to be at the cost of another expenditure. It is not that my receipts are going up by 5 lakh crores, so my capex has gone up by 5 lakh crores. So again, it's just figure juggling. मैं वही कह रहा हूँ कि प्रपोज जो दिख रहा है वो अगर मटीरियलाइज होता है in that event, I would say, because very frankly, being a market man, there are no rise in capital gain, no duration में कोई change tweak किया है, कहीं भी personal tax में किया नहीं, तो basically एक क्या कहेंगे continuation of policy रही, तो वो positive रहा है. And second thing, fiscal deficit जो in line है, ठीक है, अगर वो चल रहा है और 6.3 भी अचीव करेंगे तो ग्रेट है, बिकॉज थोड़ा सा डाउट है, जो डिसइन्वेस्टमेंट का फिगर था 1,70,000 करोड़, वी आर नोवेयर नियर. सो बट अंडर द सर्कमस्टेंसेस, आई हैव अ क्वेश्चन. मार्केट ऐसे क्यों नहीं देख रहा है कि अगर इनकम टैक्स की लिमिट 2.5 लाख से 5 लाख बढ़ा दी होती तो हाउसहोल्ड्स का इन्वेस्टेबल सरप्लस बढ़ जाता और आप ही के मार्केट में आके तेजी लाता. वो तो बढ़ाया नहीं है, तो आप स्टेटस क्वो पे क्यों इतने खुश हैं? देखिए, दैट इज मार्केट फॉर यू, क्योंकि उसके पहले अगर आप देखोगे तो इतने सर्कुलेट हो रहे थे नेगेटिव न्यूज कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा. अब देखा कि ये नॉन इवेंट हो रही है बजट, तो वो बिगेस्ट पॉजिटिव हो गया. दिस इज ऑल अबाउट परसेप्शन, एज यू नो सर. आई मीन, I don't want to get deep into it, but the thing is कि yes, नेगेटिविटी नहीं ज्यादा है, तो जो फ्लो आएगा वो बरकरार रहेगा. एंड इफ
if आपकी बात सही है कि 7 लाख करोड़ अगर वो होगा तो, बट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, सब्जेक्ट टू मटेरियलाइजेशन अगर वो होता है कैपेक्स और पीपीपी, मैं पीपीपी पे इसके लिए जोर दे रहा हूँ कि दैट्स द ओनली वी आर लेफ्ट। मैं अखिलेश जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। Am I audible? Yes, yes. तो अखिलेश जी ऐसा है कि आई वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट माय एक्स डिपार्टमेंट वेयर आई वर्क एन इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रभु जी जब मंत्री थे तब से रेलवे में निवेश जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैपिटल में 50,000 करोड़ के करीब होता था, उसको बढ़ा के आज 1,55,000 करोड़ तो लास्ट ईयर था। अभी इसका नंबर देखना होगा इस साल कितना हुआ है और कितना अगले साल प्रपोज किया है, मतलब 3 गुने से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अखिलेश जी को शायद वी हैव लॉस्ट हिम। He will be back on air. तब तक हम लोग बाकी सारी जो चीजें हैं उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग जीएसटी के बारे में भी कह रहे थे, जो ई विद्या के बारे में हम कह रहे थे। ये पूरे लॉकडाउन के ड्यूरेशन में हम लोगों ने देखा कि कई लोग ऐसे थे, कई बच्चे ऐसे थे who missed out on education because of the online education system that happened. उस ऐसे चक्कर में जहाँ पे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है, ऐसे टाइम पे आप एक क्लासेस शुरू कर देते हो ऑनलाइन। आनंद सर, क्या आपको लगता है क्या ये इवन बजट अनाउंसमेंट भी थी? हाँ, मैं इनफैक्ट अखिलेश जी आ गए हैं। अखिलेश जी, सुधांशु का एक क्वेश्चन है आपके लिए। जी, मैं फिर से बताता हूँ। I want to learn something about the department I worked all my life. So around 2014, मतलब 7-8 साल हो गए, the capital expenditure of railways has gone up from 50,000 crores to 1,50,000 crores plus. So initially, and the revenue in these 8 years has gone up at the rate of 2%. Revenue expenditure has grown at the rate of 9% or 8%. Now, initially we were told that these are long-term investments and it will take time for revenue to increase. But except this year where the revenue has increased, and let's keep in mind that last year was COVID and so on, but it has shown a good jump. But as an economist, what do you think of such a huge investment and your revenue growing at the rate of 2%? When will we see, do you think, more revenues coming and financial health of railways improving? You know, Sudhanshu ji, if we see the tradition or the policy thought process that has got endemic to India, it is that some of these expenditures are equated as meant only for the social sector. Like we never talk about a return on investment, let's say for example about investment in education, healthcare, etc. मेरा मानना है कि रेलवे को भी कहीं वहीं डाल दिया गया है. So a return on investment in railways is never considered because वो तो आम आदमी का जर्नी का जरिया है और उस पे आप किस बात का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं. I think that's where the problem lies. We are not looking at railways as an investment made for seeking any kind of returns. We are only seeing it as some kind of social benefits being given. Of course, उस फिगर्स के मैकेनिक्स क्या है वो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, but I think the entire perception is treat the railway sector as a social sector and don't talk about a return on investment. You are right. So we have always maintained that railways have a social obligation, but at the same time, even earlier, this was the maxim. But at the same time, railways were more or less self-sustaining and even earned profit at times. लेकिन अब वो स्टेज आ गई है that it's going the Air India way. That's why this question, because then in such a scenario, would you still keep on making such investments for which the interest burden is going to skyrocket? Unless you can show that it is benefiting the economy of the country at large. So, but I mean, that also is difficult to establish. And I'm sure it's generally, I would say it's more or less non-existent, a lot of unremunerative lines and so on. How much social benefit they would bring is also a little immeasurable. But so Sudhanshu ji, if you take a comparison, let's compare railways with roadways. Okay, sir. Railways पे इतने बड़े पैमाने पे खर्चा आता है, we don't talk about a return on investment. But जब भी NHAI कोई सड़क बनाती है, तो आप
टोल जल्दी से देना पे करने, यू स्टार्ट पेइंग टोल इमीडिएटली, और एक पे बैक पीरियड डिसाइड होता है कि अगर मैंने सड़क बनाई है तो मुझे समझिए 10, 12, 15 साल में अलॉन्ग विद रिटर्न आई मस्ट गेट इट बैक. सो इन रोडवेज जो भी आम आदमी के ही काम आते हैं, there is a concept of return on investment. I think it is missing in railways, and maybe it is seen as the common man's, perquisite which is being met by the government. Yeah, so but yes, you rightly said that. That is giving to us railwaymen a license to spend indiscriminately without responsibility. That's a problem. At least कोई आप शुरू में तो रेट ऑफ रिटर्न एक निकाल के आपने एक सैंक्शन कराया, बना दिया, बट बाद में क्या रिटर्न मिला उसमें इसका कोई असेसमेंट नहीं होता. मैं अखिलेश जी एक बिल्कुल अलग, मतलब मेरा जो क्वेश्चंस होंगे लेस ऑफ इकोनॉमी मोर ऑफ पॉलिटिक्स होंगे, बिकॉज मैं एक अपनी समझ के लिए, क्योंकि सुधांशु आफ्टर हिज सुपरनेशन ही इज आल्सो एक्टिव इन द इंडस्ट्री, ही इज कंसल्टिंग लॉट ऑफ प्लेसेस, आप हैं ही वहां पे. मुझे एक चीज और समझ में नहीं आती है, स्टार्टअप जब बात होती है, एवरीवन टॉक्स ऑफ स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप, तो पर से स्टार्टअप की बात ये होती है कि कोई नया आ रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट, न्यू ग्रीन फील्ड टाइप, समवन इज कमिंग विथ अ न्यू आइडिया एंड देन ही इज स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट. बट इन माय परसेप्शन, व्हाटएवर आई हैव सीन, 90 people out of 100, more than 90% people who are established in the industry for last 20, 30, 100 years, they are coming and opening a new startup खोल दो, इसमें कुछ सरकार से incentive, you get some loans at a much less interest rate. वो हो गया है. ये जो जेन्युइन जिसको कहते हैं स्टार्टअप, वो मुझे नहीं दिखता है कि वो स्टार्टअप कहीं आया है. आई मीन आई वांट एन ऑनेस्ट आंसर आप दोनों लोगों से. पहले भार्गव साहब बताएंगे. Sir, I'll tell you from sheer experience. There are two categories of people. One category जो आपने कहा, जहाँ एक established business house है, और वो established business house startup में घुस जाता है by way of a PR या in the form of a venture capitalist investor. Of course, why are they entitled to benefits becomes a big question mark. But they also become entitled to benefits. एक दूसरा वर्ग वो है जो आपके न्यूली क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, MBAs हैं, who are coming up with ideas. मेरी कंसल्टिंग प्रैक्टिस में जो दूसरा वर्ग है वो कहीं ज्यादा आ रहा है. I mean, they are all young people, and the reason they are coming also is not only because they are very, dynamic or something. मुझे तो कई स्टार्टअप वाले, आनंद जी, मजबूरी के कारण स्टार्टअप्स दिखते हैं कि कहीं नौकरी मिल नहीं रही है, और ये इंडिया का हॉलमार्क है कि सरकार से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आप ऑन योर ओन बेसिस यू आर गेटिंग इनटू स्टार्टिंग योर वेंचर, जो आज के दिन स्टार्टअप हो गया है. सो देयर आर टू कैटेगरीज, यू आर राइट इन पॉइंटिंग दैट आउट, बट हमने हम लोग के कंसल्टिंग एक्सपीरियंस में सेकंड वाली ज्यादा देखी हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली लेट मी टेल यू, दे रियली स्ट्रगल. सरकार से कोई इनको इतनी बेनिफिट नहीं मिलती है जो बार बार हमें बताई जाती हैं. Till the time a startup does not catch the fancy of a capitalist or a venture capitalist or a PE fund, they are always struggling. And the failure rate also is very high. But that's the way the startup zone is. I think Mr. Bhargav has covered it well. I'll only add that in my limited area of consultancy, which is more to do with railways and similar field, so I have seen more of the first kind. Where existing people established open another company as a startup and so on. But then when you read about startups, I read only good stories, and they claim a lot of what you are saying. A lot of young people are coming up with many ideas, but my knowledge is does not extend beyond that. So we'll go with what Mr. Bhargav has said. Well, I think one important aspect about startup is also, since I also read a lot of news about startup, how people are starting up. And as rightly pointed out by Sir, in the last 2 years, that is the pandemic, a lot of people who have lost their jobs are also coming up with their own startup. And in fact, Prime Minister recently in his speech has also pointed it out as an achievement of India, young India. So on the one hand, we see there is a lot of rosy picture that is painted for startup, that you can start up, you can be your own boss, you can be an entrepreneur. But we don't look at the part where the failure rate is very high. And a lot of youth is taking a plunge into startup looking at that rosy picture.